नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण की। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो लेकर के आ रही है सरकार और कांग्रेस और बीजेपी में इसे लेकर सियासी युद्ध शुरू हो चुका है। टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव सर पर है पश्चिम बंगाल और बाकी जगह पर, और कहा जा रहा है कि जानबूझकर सियासी फायदे के लिए यह सब किया जा रहा है। विशेष सत्र बुलाया जा रहा है बाकायदा संसद का इसके लिए, और कहा जा रहा है कि यह क्रेडिट पाने की लड़ाई है। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर महिला आरक्षण विधेयक बिल जो है उसे लटकाने का आरोप भी लगा रही है। इतने दिनों तक नहीं किया और अब जाकर कर रहे हैं ताकि सियासी फायदा मिल सके। बीजेपी कह रही है कि हम नारियों के, महिलाओं के सम्मान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसलिए हम ये कर रहे हैं। हम सियासी फायदे या नफे नुकसान के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस में जो खींचतान चल रही है वो एक अलग सवाल है सियासी, पर बड़ा सवाल यही है कि क्या 33% आरक्षण का जो बात बताई जा रही है, जो फायदा दिखाया जा रहा है, वो इन महिलाओं को मिल पाएगा? क्योंकि अभी भी रोक नहीं थी कि आप महिलाओं को नौकरी दें, पर कितने विभागों में नौकरी उनकी है और उनकी क्या उपयोगिता है वहां पर, उनका कितना प्रतिनिधित्व है वहां पर, इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। तो क्या ये 33% आरक्षण अगर मिल जाता है या महिलाओं के लिए कोई कानून नया बन जाता है, उससे महिलाओं के हालात में सुधार आ जाएंगे, या क्रियान्वयन ज्यादा जरूरी है? नियम कानून सिर्फ किताबों में रह जाते हैं, जमीन पर नहीं उतर पाते। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस और बीजेपी किस तरह से आमने सामने हैं। कांग्रेस से राहुल राज क्या कह रहे हैं और अजय सिंह ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर, दोनों के बयान सुनिए। देखिए, एक तो अभी परिसीमन नहीं हुआ। पहले उन्होंने कहा कि भैया जातिगत जनगणना पूरी होगी, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद आरक्षण लागू किया जाएगा। अब सुना है 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। जोर शोर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी। महिलाओं को भागीदारी मिले, इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति होगी? कांग्रेस वो पार्टी है जिसने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया। कांग्रेस तो चाहती है कि आधी आबादी के हिसाब से महिलाओं को आरक्षण मिले, विद इन द पार्टी, विद इन देयर ओन कम्युनिटी आरक्षण मिले। लेकिन सवाल ये उठता है, जब आपके बहन बेटियों को खाद की लाइन में थप्पड़ मारे जाते हैं महिला किसानों को, तब आपका महिला सशक्तिकरण कहां चला जाता है? एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि घंटों के हिसाब से मध्य प्रदेश में बलात्कार होते हैं। आदिवासी अंचल से लाखों बच्चियां गायब हैं। इन सब का जवाब कौन देगा? बहरहाल आपको उत्सव मनाना है, मनाइए, लेकिन सवाल यक्ष प्रश्न वही है कि मध्य प्रदेश की बहन बेटियां प्रतिदिन के हिसाब से गायब हो रही हैं, उनका शोषण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ देश की आधी आबादी को उसका पूरा अधिकार देने जा रही है। नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से देश में सभी विधानसभाओं और लोकसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को होगा, हमारी बहनों को होगा। ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे देश में नारी शक्ति की ताकत बढ़ेगी। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए, यहां तक कि महिला अपराधों में फांसी तक के प्रावधान करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों तक महिलाओं को धोखा दिया। केवल एक परिवार की वंदना के आगे कांग्रेस पार्टी नहीं बढ़ पाई। भारतीय जनता पार्टी सरकार देश की आधी आबादी, सभी महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये कदम उठाने जा रही है। तो आपको बता दें कि यह कोशिश यह है कि 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में महिला जनप्रतिनिधियों को मिले, और इसके अंदर महिलाओं के अंदर SC, ST, OBC का जो आरक्षण है वो इसी आरक्षण के अंदर आरक्षण होगा। तो यह कोशिश की जा रही है। इसे लेकर पीएम मोदी क्या कहते हैं, जरा ये भी सुनिए। 2023 में नई संसद में जो नया भवन निर्माण हुआ, उसमें हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है।
और आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आना है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर घमासान, बीजेपी कांग्रेस में सियासी संग्राम। महिलाओं को मिलेगा आगे बढ़ने का मौका, बिना जातिगत जनगणना परिसीमन होगा धोखा, यह भी कहा जा रहा है। कांग्रेस बोली सियासी फायदे के लिए चाल, बीजेपी बोली कांग्रेस की नहीं गलने वाली दाल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को मिलेगा बड़ा अधिकार, टाइमिंग और क्रेडिट पर छिड़ी सियासी रार। यह सबसे बड़ी चीज होती है जब भी देश में कुछ होता है, तो क्रेडिट किससे मिलेगा और उसकी टाइमिंग क्या है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है जिस पर बार बार बहस होती है। और ये सवाल मौजूद भी हैं, जरूरी भी हैं, क्योंकि ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो फिर इसके पीछे के असल मकसद समझ में नहीं आएंगे। और इस वक्त इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए बहुत विशेष पैनल आज मेरे साथ जुड़ रहा है। मैं अपने दर्शकों का एक एक कर उनसे तारुफ करा देता हूं। आज मेरे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी। बहुत स्वागत करता हूं गुंजन जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता कनुप्रिया सत्तन जुड़ रही हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। मेरे साथ महिला सामाजिक कार्यकर्ता मीता बादवा जी जुड़ रही हैं, उनका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जूही वर्मा जी जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले गुंजन जी आपके पास आता हूं। गुंजन जी देखिए, महिलाओं को अधिकार देना यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन अब कहा जा रहा है टाइमिंग जो इसकी है वो बिल्कुल ऐन चुनाव के बीच में आपने ऐसी रखी है कि दिल्ली में बैठक को सत्र लगेगा पर पश्चिम बंगाल में इसका असर देखिए। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरा आरोप यह लगाया जा रहा है कि अटका के आप ही ने रखा था इतने दिनों तक, तो अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं तो अटकाने की जिम्मेदारी भी लीजिए। इन आरोपों पर क्या कहेंगे और कितनी उम्मीद है बीजेपी को इस नए आरक्षण जो मिलने जा रहा है उससे महिलाओं के उत्थान में? अभिलाष जी देखिए, सर्वप्रथम तो ये आरोप की जो बात है ये पूर्ण रूप से तथ्यहीन है, सत्यहीन है और निराधार है और उतने ही अस्तित्वहीन है जितने की आज कांग्रेस पार्टी बची है। अगर मध्य प्रदेश की बात कर लूं तो या पूरे देश की बात कर लूं, नारी शक्ति को और सशक्तिकरण की तरफ ले जाने वाला ये कदम था। ये राजनीति का मुद्दा नहीं था, ये राष्ट्र निर्माण का मुद्दा था। और बहुत तकलीफ होती है कि राष्ट्र निर्माण के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, इस पर विरोध करने का काम किया और इसलिए करेगी भी कि कांग्रेस पार्टी जिसको अपनी बेटी को लाने में इतने वर्ष लग गए, तो जब दूसरे आम घर की महिलाएं जब आएंगी राजनीति में तो कांग्रेस को तकलीफ होना बहुत स्वाभाविक है। अब रही बात टाइमिंग की अभिलाष जी, तो 27 वर्ष का संघर्ष के बाद ये ऐतिहासिक दिन आया था 19 सितंबर 2023 का, जब पहली बार नई संसद भवन में ये बिल पारित हुआ था। तो तब तो बंगाल चुनाव नहीं थे ना, 27 वर्ष पूर्व भी। तो ये चुनावी मुद्दा कांग्रेस के लिए होगा। और महिला सम्मान तो वैसे भी कांग्रेस ने हमेशा अपनी कुर्सी और सत्ता के लिए अपने हिसाब से मोल्ड करके रखा है। जब इलेक्शन आता है तो महिलाओं को सम्मान दे दिया जाता है, जब इस तरीके का नैरेटिव सेट करना हो। और वैसे फिर वो राधिका केडिया जी का भी एपिसोड याद दिला दूं कि अपनी ही कार्यकर्ताओं को बाहर भगा दिया जाता है, हैरेस कर दिया जाता है। ये नारी को सशक्त करने का एक ऐतिहासिक कदम है। अब घर से लेकर राजनीति तक, नारी को देश चलाने तक, देश के निर्माणकर्ता बनाने के लिए, नीति निर्माता बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज इसलिए मैं धन्यवाद नहीं दे रही हूं कि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूं, बल्कि इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं भारतीय नागरिक हूं। और हर एक भारत की महिला का एक ही स्वर में बात आ रही है कि धन्यवाद मोदी जी कि आपने अगर हमारे जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चिंता की अपनी योजनाओं के माध्यम से, तो आपने हमें घर चलाने की उस चौखट को भी लांघना सिखाया है और देश को नेतृत्व करने का जो एक जज्बा आपने दिलवाया है, उससे हर नारी आज धन्यवाद ज्ञापन कर रही है और हर वर्ग की कर रही है। अभिलाष जी आप पूछिए ना मेरे अलावा किसी भी वर्ग की महिला से, किसी भी धर्म की महिला से, किसी भी उम्र की महिला से, किसी भी जाति की महिला से, किसी भी क्षेत्र की महिला से, सिवाय वो महिला अगर कांग्रेस की अगर है तो वो उसकी मजबूरी होगी बुराई करना, वरना खुश तो वो भी होगी। क्योंकि अभिलाष जी बस अपनी बात एक पंक्ति से खत्म करूंगी कि 1/3 हिस्सा नहीं है ये खुले आसमान का, अब ये हिस्सा है हर उस नारी के, हर एक निशान का। ठीक है, बिल्कुल। कनु जी आपके पास आता हूं। कनुप्रिया जी मुझे ये बताइए, 33% आरक्षण इतने लंबे इंतजार के बाद ही सही महिलाओं को मिलने जा रहा है, कांग्रेस खुश होगी, स्वागत करेगी इस फैसले का, या कुछ और कहेंगी आप? देखिए, सबसे
पहले तो मैं अभिलाष जी ये बताऊंगी कि मैं पूरी बात नहीं सुन पाई थी गुंजन जी की, मुझे आवाज नहीं आ रही थी उनकी ठीक ढंग से, लेकिन मैंने ये सुना था कि उन्होंने कहा कि हम विरोध कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर ही नहीं सकती, क्योंकि आज ये भले ही से क्रेडिट लेने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन हकीकत ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सपना देखा था राजीव गांधी जी ने, और इसकी शुरुआत भी उन्होंने की थी पहली बार 64वें और 65वें बिल पर, है ना। तो जो आरक्षण की बात आज ये कर रहे हैं, वो संशोधन विधेयक पेश हमने ही किया था, और पंचायतों में महिलाओं को जो आरक्षण मिला वो कांग्रेस की वजह से ही मिला, और यही वजह है कि आज आप ये देख पा रहे हो कि महिलाओं को आप आरक्षण संसद में या विधानसभा में देने का एक मुद्दा उठा रहे हो, और हमने उस पर समर्थन किया। हमको इनके बिल लाने पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है, बल्कि हम बहुत खुश हैं, क्योंकि ये माननीय राजीव गांधी जी के सपने को ही पूरा कर रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से ये पूरा कर रहे हैं, क्योंकि इनके इंटेंशंस गलत है, हमको ये पता है कि ये पूरी तरह से एक चुनावी हथियार की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये कुछ दिन रुक जाते हैं, मान लीजिए ये 29 अप्रैल के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष के साथ इस पर चर्चा करते, या मानसून सत्र पर इस पर चर्चा करते, तो कोई आसमान तो नहीं गिर पड़ता। लेकिन अभी जब कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसी दौरान इन्होंने ये किया। क्यों? क्योंकि ये उसको भी चुनावी हथकंडे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे देश पर जब कोई आतंकी हमला होता है तो ये उसे भी चुनावी प्रचार में इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए वो भी एक हथकंडा है चुनावी प्रचार का। तो जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इनके कोई ये संविधान पर तो विश्वास करते ही नहीं है, और इनके कोई मॉरल्स भी नहीं है। ये किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं, और यही वजह है कि जिसको 2023 में जो बिल को पास किया गया था, उसे 2024 के चुनावों में लागू नहीं किया गया। अब अचानक जब कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो ये लाभ लेने के लिए एक विशेष सत्र बुला रहे हैं। ये पूरा ढोंग है, पूरा दिखावा है। ये किसानों को बुलाते हैं, टीका लगाते हैं। अरे वो आपके टीका लगाने से खुश नहीं होंगे। हर चीज को इवेंट बनाने का शौक है भारतीय जनता पार्टी को। जो चीजें आसानी से होना चाहिए उस पर काम नहीं करती है, हर चीज को सिर्फ इवेंट। तो कनुप्रिया, मैं ये समझूं कि कांग्रेस इस बिल का स्वागत करती है, पर इस बिल का जो क्रेडिट या सियासी फायदा लेने की कोशिश हो रही है, उससे आपत्ति है आपको? बिल्कुल, ये हमें आपत्ति है इसके समय से और इसके तरीके से। ठीक है। चलिए, अब मैं मीता बादवा जी आपके पास आता हूं। सियासत का सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और महिलाओं पर कितना इंपैक्ट इसका आने वाला है, ये बहुत मौजूद सवाल है, और आपसे पूछना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आज आपको तकलीफ दी कि आप आइए और बताइए। अभी बीजेपी जो कह रही है कि नारियों के लिए हम ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं, या कांग्रेस जो कह रही है कि हमारे राजीव गांधी जी ने तो तभी उठा दिए थे, इन दोनों पार्टियों का रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए कि किस चुनाव में इन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण, या आरक्षण छोड़ दीजिए, सीट दी हो, टिकट दे दी हो। किसी ने रोका था? कोई नियम कानून था जो इनको रोकता था कि मत दे देना? कितना दे देते हैं भाई? जिस देश में या जिस पॉलिटिकल परिवेश में हमें कानून बनाना पड़े कि महिलाओं का उनका हक दे दो, नहीं तो डंडा पड़ेगा, जेल जाओगे, तब जाकर के हम उम्मीद करें कि इनकी मंशा ठीक हो जाएगी और ये महिलाओं के प्रति सम्मानजनक सोच रख लेंगे। कानून बना करके हम इनको बोल रहे हैं कि आप भैया इनको थोड़ा 33% आरक्षण दे दो। किस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ने 33 तो छोड़िए, 25% सीटें भी अपनी दी हो? महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें बीजेपी, कांग्रेस और हर पार्टी करती है। आपको लगता नहीं है कि ये डबल स्टैंडर्ड है सीधे तौर पर? नहीं, मैं एकदम स्ट्रेट अवे तो नहीं बोलूंगी डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि फायदा तो महिलाओं के लिए ही हो रहा है। और महिला यदि सत्ता में आती है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले बोला गया है कि हम क्राइम रेट, मीता जी आपकी आवाज चली गई। सेकंड थर्ड के आ गई, बोलिए। सेकंड थर्ड के स्टेज में आते हैं। महिला जब एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में आ जाएंगी, पॉलिटिकल पोजीशन में आ जाएंगी, तो डेफिनेटली उन चीजों को एड्रेस किया जाएगा। तो इसलिए मैं इसको बड़े पॉजिटिवली लेती हूं। अब आती हूं उस बात पे जो आपने कहा, जो बिल्कुल ही सही है, कि महिला अगर सीट पे आ भी जाती है तो कितनी उसकी बात आगे चलती है, वो एक बड़ी सिचुएशनल सी चीज है, जो कि हमसे अभी छुपी नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे हमारे पार्षद पोजीशन है जहां पे महिलाएं हैं, और एक्चुअली काम कौन कर रहा है। लेकिन मैं आज इस टॉपिक पे बिल्कुल न्यूट्रल होकर ये जरूर बोलना चाहूंगी, समय का इस्तेमाल किया गया हो या फिर इसको पॉलिटिकल उसके लिए लिया जा रहा हो, अगर 33% का इंप्लीमेंटेशन
एक्चुअली हो जाए तो वाकई जो महिला सशक्त है उसे मौका मिलेगा। सशक्तिकरण के लिए तो डेफिनेटली ये सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि महिला हमेशा से सशक्त थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन वो जो मौका छीन लिया गया था उनके हाथों से, वो एक मौका मिलेगा। और जो क्राइम रेट्स जिन चीजों से डिप्राइव है, महिलाओं की पॉलिसीज बहुत अच्छी आ रही हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री से लेके हमारे सीएम तक की अगर हम बोले कि अगर पॉलिसीज है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनके एग्जीक्यूशंस के बहुत बुरे हाल है। जहां महिलाएं सत्ता में, वहां पे ये एग्जीक्यूशन जमीनी तौर पे होगा। तो इसकी जरूरत है सही तरीके से एग्जीक्यूट करके। ठीक है मैम, मैं जल्दी से वापस आ जाता हूं। अब जूही वर्मा जी आपके पास। जूही जी, पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी कदम उठाएगी तो सियासी फायदा तो उठाएगी। बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस ने भी किया था। क्या आप देखते हैं, हमें इसका सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए, जैसा कि अमिता जी कह रही हैं कि महिलाओं का भला हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। वरना पॉलिटिकल फायदा तो किसी भी चीज का उठा लेते हैं लोग। किसी नेता के घर के अंदर कोई कांड हो गया है तो उसके लिए भी पॉलिटिकल फायदा उठा लेते हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखकर खुश होना चाहिए। लेकिन ये 2029 में मिलेगा मैम, 2029 में जाकर के ये लागू होगा, तो इंतजार अभी भी लंबा है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक ये बात है अभिलाष जी की पॉलिटिकल फ़ायदा इसका उठाया जाएगा, तो जाहिर तौर पर पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ही ये एक किया जा रहा है। पर अगर हम इसका एंड रिजल्ट देखें तो एंड रिजल्ट यही है कि महिलाओं को इससे फ़ायदा होगा। मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में बहुत सारी ऐसी महिला नेत्रियां देखी हैं जो जब नई नई विधायक बनी, महापौर बनी, पार्षद बनी, सरपंच बनी, उनको बोलना तक नहीं आता था। सरपंच पति, महापौर पति, पार्षद पति, विधायक पति जैसे टर्म्स हम सब लोग जानते हैं कि ऐसे हुआ करते थे। इंटरव्यू देने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले वो पतियों की शक्ल देखा करती थी। पर आज ये वो महिलाएं इतनी ज्यादा खुद को ग्रूम कर चुकी हैं कि अब वो अपनी इंडिविजुअल पहचान बना चुकी हैं। तो शुरुआत होना जरूरी है। ये अच्छी बात है कि शुरुआत आज से हुई है, 2029 तक उसका फायदा मिलेगा, पर फायदा मिलेगा जरूर। और एक ट्रेंड ये भी रहा है कि पिछले कुछ चुनाव में जो हमने ट्रेंड देखा है, महिला वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो महिलाओं को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हर पॉलिटिकल पार्टी करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, जो भी हो, वो करेगी ही। पर उससे फायदा तो महिला समाज का होना ही है। इसीलिए सियासत को परे रखकर इस फैसले को स्वीकार किया जाना चाहिए और इसमें उत्साह से आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, चलिए वापस मैं जल्दी से आ जाता हूं कनुप्रिया सत्तन जी आपके पास। देखिए, अब जब ये फैसला हो रहा है तो हम इसका अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो ये महिलाओं का नया लीडरशिप, नया नेतृत्व पैदा करने के लिए प्रेरित भी करेगी। अब आपको पता है कि भाई 33% हमें महिलाओं को टिकट देने हैं, तो हमें उन्हें मौके देने होंगे ताकि 1-2 साल में वो अपने आप को प्रूव कर पाएं। तो उस लिहाज से कांग्रेस कितनी तैयार है? क्या, क्योंकि कांग्रेस परंपरागत तौर पर हमने देखा है कि पुरानी पार्टी रही है और उससे पहले जो है आप लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। आपकी भी कोशिश रही थी कि महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देंगे। पर हाँ, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में 50% पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने का क्रेडिट आपको जाता है, वो मैं मानता हूँ। तो क्या अब देश तैयार है और कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है महिलाओं की लीडरशिप को और ज़्यादा निखारने के लिए? देखिए, कांग्रेस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे लिए ये वाकई में खुशी का मौका है, क्योंकि जहां पर हम महिलाओं को आरक्षण देने जा रहे हैं और महिलाओं के आरक्षण का जो सपना है वो माननीय राजीव गांधी जी ने देखा था। और जब हम आज की बात करते हैं, आज की स्थिति की बात करते हैं, तो जैसे कि अभी जूही जी ने भी बताया था कि पहले की महिलाओं में और आज की महिलाओं में, उन्हीं महिलाओं नेत्रियों में भी जिन्होंने पहले, जिन्हें बोलना भी नहीं आता था, आज वो सब कुछ संभाल रही हैं। तो हमारे पास भी कई ऐसी महिला नेत्रियां हैं, या हम भी उसके लिए तैयार हैं कि जब कोई ये आरक्षण बिल आएगा तो हम भी उन महिलाओं को स्थान देंगे, मौका देंगे आगे बढ़ाने के लिए। और उनके लिए वाकई में जब उनको कोई जगह मिलेगी, उनके लिए जब कोई स्थान बनेगा, तो ये खुशी की बात तो है ही। उन महिलाओं के लिए ये वो अवसर है जो वो कब से तलाश कर रही थी। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आप दे रहे हैं, हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप 29 अप्रैल तक इस पर चर्चा करने से रुक नहीं सकते थे? आप जब दे रहे, पहले भी कांग्रेस ने इस पर समर्थन किया था, हम अभी भी समर्थन कर रहे हैं, और साथ ही साथ पार्टी में भी हमारी पूरी पार्टी भी इसे लेकर काफी उत्साहित है और उसकी भी अपनी एक तैयारी है। लेकिन इन तैयारियों के बीच में हम सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, और वो सवाल है टाइमिंग का। क्योंकि अगर हम 10 दिन बाद रुककर भी इस पर चर्चा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को बहुत ज्यादा इससे कुछ फर्क पड़ जाता। पर हाँ, चुनावों में और नतीजों में और मतदान में इसका बहुत फर्क पड़ सकता है।
ठीक है, चलिए गुंजन जी आपके पास आता हूं। गुंजन जी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि महिलाओं की जो भागीदारी होगी उसका पैमाना आप नेतृत्व को ही बने, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनकी उपयोगिता जो है वो उनके कामकाज को देख करके देखी जाए? क्योंकि बहुत सारे हमने ऐसे भी मामले देखे हैं जहां पर आरोप लग जाते हैं, जहां पर बहुत बातें, अभी आपने एक नेत्री का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या सलूक किया गया। तो महिलाएं सियासत में आकर के सक्रिय सियासत का हिस्सा बनी रहें, आरक्षण का सीधा फायदा उनको मिले और वो लीडरशिप के तौर पर अपने आप को डेवलप करें, ये कैसे सुनिश्चित होगा? क्योंकि ये भी बड़ा चैलेंज है, महिलाओं को रखना और महिलाओं को सक्रिय भूमिका में रखना, इसमें बहुत अंतर है। अभिलाष जी, देखिए, सशक्त कानून तो हमारे देश में बन जाते हैं, लेकिन जब महिलाएं ही निर्णायक की भूमिका में आ जाएंगी तो यही तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो पॉलिसीज तब बनेंगी जो महिलाएं स्वयं बना रही होंगी, तो उस पॉलिसी का जो केंद्र होगा वो सर्वप्रथम महिला सुरक्षा ही होना है। महिलाएं सर्वप्रथम कोशिश करेंगी कि वो सुरक्षित रहें, और इसलिए महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाना और महिलाओं को सुरक्षित रखना, ये निर्णय भी महिलाओं के हाथ में ही इसमें आने वाला है। अभी आपने सवाल किया था कि किसने रोका था, तो देखिए अभिलाष जी, ऐसे नहीं है कि कोई भी पार्टी ने ये काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की कई नेत्रियां आज महिला नेत्री हैं जो लीडिंग नेत्रियां हैं, लेकिन ये आरक्षण लाकर, मैं इसको इतना कह सकती हूँ कि ये आरक्षण शब्द जरूर है, लेकिन ये कि आरंभ है, एक नए युग का आरंभ होगा जहां महिलाएं अब निर्णायक की भूमिका में होंगी, जहां महिलाएं स्वयं अब देश चलाएंगी। हमने चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, इन योजनाओं को पार करते हुए अब हम लाभार्थी के साथ साथ महिलाएं सारथी होंगी। महिलाओं को इस भूमिका में देने का जो फर्ज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निभाया है, ये महिलाओं को अब स्वयं अपनी पॉलिसी बनाएंगी अपने देश को चलाने के लिए। ठीक है, मीता जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिलाओं की भागीदारी अगर सदनों में बढ़ जाएगी, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, तो हम अपने सामाजिक परिवेश पर उसका कितना इम्पैक्ट देखेंगे? फिर क्या रेप के जैसे कानूनों के खिलाफ बनने वाले जो बिल होंगे या रेप के खिलाफ जो फैसले लिए जाएंगे वो कड़े होंगे? क्या उज्ज्वला गैस योजना जैसी जब कोई योजना बनेगी तो उसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सिलेंडर देना नहीं है, उन्हें इस काबिल भी बनाना कि वो भरवा लें, इतना पैसा उन तक पहुंचना होगा, उसकी भी व्यवस्था होगी। ये जो एग्जीक्यूशन के लेवल पर जो चेंजेस आएंगे, क्या वो कौन से सकारात्मक चेंजेस आ सकते हैं जिससे लेकर के हम उम्मीद जताएं? मीता जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। सॉरी, हाँ, इसका एक ही जवाब रहेगा, गुड गवर्नेंस। महिलाओं को जिस तरीके से वो घर चलाती है, जिस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग होती है, जिस तरीके से वो उनकी ग्रूमिंग होती है, एक आदतन रहता है महिला के अंदर कि वो जमीनी तौर पे चीजों को लेते हुए चलती हैं, सबको लेते हुए चलती हैं। तो वो आदतन जब वो महिला आके एक कुर्सी संभालेगी तो वहां पर भी वो इन चीजों को सुनिश्चित जरूर करेगी। इस तरीके से करेगी, कितना लॉ बनेगा ये तो जॉइंट डिसीजन होता है, क्योंकि सक्सेस स्टोरी अभी भी दिखनी बाकी है। जैसा कि बोला गया, हम बहुत बदलाव देख रहे हैं, बहुत चेंजेस आए हैं महिलाओं में, लेकिन उनको कितना करने दिया जाएगा, जमीनी तौर पे कितना काम करने दिया जाएगा, कितना उनको फ्री हैंड दिया जाएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पहले काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चलिए तब जाके ये 33% सक्सेस रेट रहेगा हमारा। ठीक है, जूही जी, बहुत कठिन सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है, पूछना बहुत जरूरी है। बात चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, हमने कहा हम आरक्षण देंगे ओबीसी को, ओबीसी के इतने % नेताओं को हमने टिकट दे दी। हमने देखा इस विधानसभा में एससी वर्ग ज्यादा है, एससी को टिकट दे दी, उनको सांसद या विधायक बना लिया। पर यह पार्टी का अनुशासन का डंडा कह लीजिए या पार्टी से चिपके रहने की मजबूरी की गोंद कह लीजिए, चाशनी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको जो नाम देना दे दीजिए, वो इतना ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है कि फिर नेता ओबीसी हूं, मुझे उस वर्ग ने जिताया, मुझे उनके हित की लड़ाई लड़नी है, वो भूल जाता है। मैं एससी एसटी से आता हूं, मैं उनके लिए बिल, उनके खिलाफ कुछ चीज हो रही है, उनके लिए मैं आवाज नहीं उठा सकता, अनुशासनात्मक डंडा चल जाएगा हमारे ऊपर। तो क्या महिलाएं इस दबाव से आजाद रहकर डिसीजन ले पाएंगी या पार्टी का व्हिप जारी होगा? महिलाएं नहीं भी चाहती है तो जाकर वोट करेंगी क्योंकि पार्टी में बने रहना है। तो अनुशासन के नाम पर, क्योंकि अभी हमने देखा था यूजीसी आया,
बीजेपी का एक सवर्ण नेता बोल पाया, नहीं बोल पाया, सारा सवर्ण समाज नाराज था। कुछ मुद्दों पर ओबीसी नाराज थे, उसमें ओबीसी नेता चुप थे। कुछ मुद्दों पर एससी एसटी के लोग नाराज थे। तो वो कहते हैं कि भाई हम तो पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं। तो महिलाएं जो सियासत में आ जाएंगी वो पहले नेता रहेंगी या महिला रहेंगी? किसके हितों को सर्वोपरि रखेंगी, पार्टी हित या महिला हित? देखिए अभिलाष जी, ये खूबी महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा कूट कूट कर भरी है कि वो अनुशासन, परंपरा और उसके साथ में करियर को साथ में लेकर चल सकती है। ये तालमेल की जो खूबी महिलाओं के पास है वो किसी और वर्ग के पास है ही नहीं। हालांकि ये थोड़ा सा किताबी और थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बात हो जाती है। प्रैक्टिकली जब ये चीजें आएंगी तो जाहिर तौर पर अनुशासन सबसे पहले आएगा। पार्टी का अनुशासन मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मजबूरी हमेशा ही रहेगी कि सत्ता में वापसी करनी है। पर जब बार बार चांस मिलेगा और बार बार मौका मिलेगा, नीति निर्णायक पद तक पहुंचने का मौका मिलेगा, तो कुछ तो बदलाव आएगा। और ये बदलाव हम बाकी वर्गों के लिए भी देख सकते हैं, चाहे ओबीसी हो चाहे सवर्ण हो। जैसे जैसे ओबीसी एससी एसटी नेता आगे आए तो इन समाजों के लिए भी अलग नियम बने। अब सवर्णों के लिए भी बातचीत होना चाहिए, ये आवाज जरूर उठती रहती है और संभवतः तो उठेगी आगे भी। पर महिलाएं अगर आगे आएंगी तो फिर ये जो एक लकीर खिंची हुई है ओबीसी की, एससी की, एसटी की, फिर वो एक बड़े पैमाने पर हम उसको देख पाएंगे कि बात महिलाओं की हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये काफी कुछ चेंज जरूर लेकर आएगा ये चीज कि महिलाओं को मौका मिल रहा है। चलिए, अच्छी बात है। तो आने वाले दिन बहुत सुखद होंगे, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। पिछले अनुभवों से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि वफादारी में महिलाएं बहुत आगे होती हैं। वो अपने समाज, अपने वर्ग, अपने देश के साथ हमेशा से वफादार रही हैं। नेताओं को मन में डर होता है कि अगर कुछ बोल दिया तो पार्टी विधायकी का टिकट छीन लेगी, आगे कोई दिक्कत होगी। पर महिलाओं ने दिखाया है कि जहां उन्हें आवाज उठानी है वो उठाते हैं। अब मौका उन्हें मिल रहा है, जिम्मेदारी उनके ऊपर बड़ी आ रही है। ये पहले मिल जाती तो अच्छा था, पर जो भी देर आए दुरुस्त आए की बात है। क्रेडिट कोई भी ले, हमारी बहनों को, हमारी माओं को अगर मौका दिया जा रहा है तो हमें स्वागत करना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि एक नए भारत का निर्माण यहां से शुरू होता है। क्रेडिट तो जाहिर सी बात है ली जाएगी, पर क्रेडिट के साथ साथ उन्हें उनके अधिकार सचमुच में दे दिए जाएं। यह ना हो कि वो किस पर वोट करेंगी विधायक या सांसद बनने के बाद, ये बंद कमरों में उन्हें बताया जाए। उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज समाज के जुड़े हर मुद्दे पर उनको सुनने की छूट दे दी जाए, तभी ये 33% आरक्षण सफल होगा। ये बहुत महीन बात है। कई दर्शकों को अभी समझ नहीं आएगी, कुछ सालों बाद समझ आएगी। पर अगर ये आजादी 33 क्या 20% भी दे दी तो बहुत अच्छा होने जा रहा है हमारा भविष्य। बहुत शुक्रिया करूंगा गुंजन जी, कनुप्रिया जी, मीता वाधवा जी और जूही वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।